हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू गेट बस अड्डा। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है डायोड्स। ओके। सो सबसे पहले हम जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हम एक तरह से स्टार्ट करेंगे। अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जब मैं बोल रहा हूँ तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो आपकी होती है उसको हम साइड में रखेंगे। ठीक है। यानी कि हमें ये देखना है कि डायोड अगर किसी सर्किट में आती है तो उस सर्किट को कैसे सॉल्व करना है, उतनी नॉलेज हमें ग्रैब करनी है। डायोड काम कैसे करती है वो फिजिक्स का पार्ट है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है। तो एनालॉग सर्किट या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स की नहीं बात करेंगे। तो आप सबसे पहले मेरे से पूछेंगे कि क्या सर इसके लिए कुछ प्री रिक्वायरमेंट है इसको समझने के लिए? नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई भी डायोड होगा, कोई भी चीज होती है उसका एक सिंबल होता है सर्किट में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। तो डायोड जो है उसका आपका सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से डिजाइन हुआ है। ये आपका डायोड का सिंबल है। ठीक है। अब ये एक टू टर्मिनल डिवाइस है। एक टर्मिनल आपका हो गया ये वाला और एक टर्मिनल हो गया आपका ये वाला। अगर आप इस सिंबल को देखो ना तो ये सिंबल जो है एक एरो की तरह आपको लगेगा। ये एरो इस तरह से आप देखिए तो ये है ना, ये एरो का जो ये पार्ट है, ये ही यहीं से जो है इसका सिंबल जो है दिमाग में आया साइंटिस्ट के। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि डायोड जो है भैया वो आपकी होती है यूनी डायरेक्शनल। एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकती है और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकती है उस डायरेक्शन में ये सिंबल बनाया जाता है। यानी कि ये सिंबल जिस तरह से बनाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो करंट है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में ही फ्लो हो सकती है जिस डायरेक्शन में मैं एरो बना रहा हूं। सो करंट जो है सपोज आपकी है आईडी। ठीक है। आईडी मतलब, डी मतलब डायोड, आई मतलब करंट, सो आईडी मतलब डायोड करंट। ठीक है। अब ये जो आपका ये जो बड़ा वाला साइड हो गया ना, ये तो पॉइंटी साइड हो गया सिंबल का। ये जो पॉइंटी साइड हो गया इस वाले टर्मिनल को बोलते हैं, डिनोट किया जाता है के से। और ये जो वाइडर साइड हो गया ना, इस वाले टर्मिनल को डिनोट किया जाता है ए से। ए का मतलब हो गया आपका एनोड और के का मतलब हो गया आपका कैथोड। ठीक है भैया। ओके। तो हम किसी भी जैसे रजिस्टर हो गया आपका, अगर हम रजिस्टर की बात करते हैं तो वो भी दो टर्मिनल का डिवाइस है। और अगर हम रजिस्टर की स्टडी करते हैं तो किसी भी एलिमेंट की स्टडी करने के लिए आपको वोल्टेज और करंट को पहले शो करना होता है। तो ठीक है, मैंने करंट तो दिखा दिया सिंबल के हिसाब से कि करंट किस डायरेक्शन में आपको शो करना चाहिए। ठीक है। चलो, अब आप कहेंगे मेरे से सर वोल्टेज कैसे आपको लिखना चाहिए इसमें? ओके। तो वोल्टेज भैया हमेशा ध्यान रखना, एनोड की साइड प्लस एंड कैथोड की साइड माइनस और फिर आपका वीडी। इस तरह से आपको वोल्टेज ऑफ द डायोड लिखना है। ठीक है। अच्छा। अब ये डायोड या फिर आप ऐसे बोल रहे ये एलिमेंट जब किसी सर्किट में लगेगा तो इस एलिमेंट के अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा और इस एलिमेंट के थ्रू कुछ करंट पास होगी। आई रिपीट, ये जो डायोड है जब ये किसी सर्किट में लग जाएगा, ठीक है, जो कि एनर्जाइज्ड सर्किट है, तो इस डायोड के अक्रॉस कुछ वोल्टेज आएगा और इस डायोड में से कुछ करंट पास करेगी। ठीक है। वो वोल्टेज क्या है? वीडी, और वो जो करंट पास करेगी उसे हम कह रहे हैं आईडी। ठीक है। अच्छा। अब ये जो वीडी है और ये जो आईडी है, इनके बीच में आपस में एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं, वो इक्वेशन होती है आपकी जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ अ डायोड। बहुत बच्चों की तरह समझेंगे, जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ डायोड। ठीक है। अच्छा। तो सर वो इक्वेशन क्या होती है? मैं डिराइव नहीं करूंगा क्योंकि डेरिवेशन जो है वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है।
तो आपकी जो इक्वेशन होती है वो आपकी इक्वेशन होती है ID इक्वल्स टू IS e to the power VD बाय नीटा VT माइनस 1। ये आपकी जो है ये डायोड की इक्वेशन होती है। ओके, अब इस इक्वेशन में आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें लिखी, ID और VD, ये बाकी की चीजें क्या है, ये IS क्या है, ये सर E क्या है, ये सर नीटा क्या है, ये ईटा, ये जो n बना रखा है आपने, ये VT क्या है। तो धीरे धीरे सीखेंगे, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले ये इक्वेशन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डायोड जो है वो दो तरह से ऑपरेट हो सकती है। ठीक है, या फिर ऐसे बोल लें कि डायोड को दो कंडीशन सर्किट में दिख सकती है। ठीक है, और वो दो कंडीशन क्या है, वो दो कंडीशन कुछ इस तरह से है। एक कंडीशन जो है वो आपकी कुछ इस तरह से है। ओके, ये है आपका एनोड, ये है आपका कैथोड। ठीक है, यहां भी लिख देते हैं एनोड और ये है आपका कैथोड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं प्लस माइनस वी टी। ठीक है, और यहां भी मैं लिखता हूं प्लस माइनस वी डी। ओके, अब डायोड कहती है भैया कि अगर आप इस साइड यानी कि इस साइड सर्किट जो है, जिस भी सर्किट में आप मुझे लगाते हैं, अगर मुझे इस साइड हायर पोटेंशियल दिखता है और इस साइड मुझे लोअर पोटेंशियल दिखता है, देन इन दैट केस डायोड कहती है भैया कि मैं ऑन रहूंगी और मैं कंडक्ट करूंगी। ऑन का मतलब कि उसमें से करंट पास होगा। करंट किस डायरेक्शन में पास होगा मैं आपको बता चुका हूं। करंट पास होगा भैया आपका इस डायरेक्शन में। तो अब ये देखिए कि ये वाला हाई है और ये वाला लो है, यानी कि कहने से मतलब इस केस में एक ऐसी वोल्टेज अप्लाई करनी है जिसमें VA ग्रेटर देन VK हो। एनोड का वोल्टेज अगर कैथोड से ज्यादा होगा तो आपका जो डायोड है वो कहेगा कि मैं फॉरवर्ड बायस हूं। फॉरवर्ड बायस से मतलब कि जिस डायरेक्शन में सिंबल बना हुआ है उस डायरेक्शन में वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप इस डायोड को दूसरी तरह से लगाते हैं, सर्किट में कुछ इस तरह से लगाते हैं कि डायोड को इस जगह लोअर पोटेंशियल फील हुआ और डायोड को इस जगह हायर पोटेंशियल फील होता है, तो डायोड कहेगा भैया हम इस तरह से डिजाइन नहीं हुए हैं, हमारी फिजिक्स कुछ अलग तरह की है। अगर आप हमको इस तरह से सर्किट में लगा रहे हैं तो हम भैया ऑफ रहेंगे। ऑफ का मतलब करंट जीरो या जीरो के आसपास होगा। ठीक है, जीरो के आसपास, आप याद रखिएगा, जीरो मत बोलिए, जीरो तो आइडियल केस की बात हो गई। कुछ ना कुछ करंट होगा पर नियरली जीरो होगा। ठीक है, तो डायोड कहता है भैया हमें तो एक ऐसी सिचुएशन में आप लगाओ जिसमें मुझे इस साइड हायर पोटेंशियल फील हो और इस साइड लोअर पोटेंशियल फील हो। अगर आप ऐसे मुझे सर्किट में लगाते हैं तो मैं आपको करंट दूंगा, और अगर आप मुझे इस तरह से लगाते हैं तो मैं आपको करंट नहीं दूंगा। ये डायोड का कहना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका जो एनोड का पोटेंशियल है, अगर वो फील डायोड को फील होता है एनोड का पोटेंशियल लेसर देन कैथोड, तो डायोड जो है वो रिवर्स बायस कहलाएगा, और रिवर्स बायस में उसके थ्रू जो करंट होगी वो नियरली जीरो होगी। इस केस में जो करंट है वो आपकी जीरो नहीं होगी, इस केस में डेफिनेटली कुछ ना कुछ करंट आपका होगा। ID नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो कोई भी डायोड आप दो तरह से सर्किट में लगा सकते हो, या तो वो फॉरवर्ड बायस होगा या वो रिवर्स बायस होगा। अगर वो फॉरवर्ड बायस होता है तो डायोड कहेगा कि भैया हम कंडक्ट करेंगे, हम आपको करंट देंगे अपने थ्रू।
और अगर आप उसको रिवर्स बायस में लगाते हैं तो डायोड बोलेगा कि भैया हम तो ऐसे में काम नहीं कर पाएंगे, हम आपको ऐसे में कोई करंट नहीं दे पाएंगे। तो उस कंडीशन में करंट क्या होगा, जीरो। और उस सिचुएशन को क्या कहेंगे कि डायोड आपका क्या है, रिवर्स बायस। और ये आपका क्या हुआ, आपका ये हुआ फॉरवर्ड बायस, और ये आपका हो गया रिवर्स बायस। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं ये इक्वेशन लेता हूँ। ठीक है। ये इक्वेशन लेने से पहले मैं ये पार्ट जो है ना वो रब कर रहा हूँ, इसको ना कट करके नीचे ले जाते हैं। ओके। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं इनका क्या मतलब है। सबसे पहली बात, आईडी। आईडी का मतलब है करंट थ्रू डायोड। ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो वीडी है उसका क्या मतलब है, ध्यान रखना, ये वीडी वो वोल्टेज नहीं है जो सर्किट में आप सोर्स लगा रहे हो, उस सोर्स का वोल्टेज नहीं कह रहा हूं मैं। जब इस डायोड को किसी सर्किट में लगाओगे, उस सर्किट में लगने के बाद इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो डायोड वोल्टेज है। आप वोल्टेज क्या लगा रहे हो वो पूरा वोल्टेज इस पे नहीं आएगा। ठीक है। इसके अक्रॉस कुछ और वोल्टेज आएगा। ठीक है। तो ये जो है ये आपका कहलाएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं कि सर ये आईएस क्या होता है। आईएस, कोई कोई लोग इसको ना आई नॉट से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। और ये जो है इसका नाम है भैया आपका रिवर्स सैचुरेशन। मैं पूरा लिख देता हूं, रिवर्स सैचुरेशन करंट। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसका नाम है माइनॉरिटी करंट। ठीक है। ये इसका नाम हो गया। और इसका एक और नाम है जो कि है आपका लीकेज करंट। तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है। आई एस या आई नॉट दोनों से डिनोट कोई भी कर सकता है। ठीक है। अब ध्यान रखना कि ये जो आई एस और आई नॉट है, इसका अगर मैं अभी फिलहाल कहूं तो ये किसी ऐसी करंट को डिनोट नहीं कर रही है जो विजिबल हो। यानी कि करंट आपकी डायोड में जो करंट होगी वो आपकी आई डी है, आईएस नहीं है। बट आईएस एक ऐसी करंट है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिसाइड करता है। ठीक है। और ये जो आपकी करंट है ये आपकी प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। तो आप देखिए कि जब एक बार डायोड आपने मैन्युफैक्चरर ने डिजाइन कर दिया तो उसका एरिया तो फिक्स हो गया ना। अब उसका एरिया फिक्स हो गया यानी कि आपका जो आईएस है वो फिक्स हो गया। अच्छा, ये जो आपकी करंट है ये आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डोपिंग के, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अब डोपिंग कौन डिसाइड करता है, मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है। तो डोपिंग कंसेंट्रेशन एक बार मैन्युफैक्चरर ने फिक्स कर दिया यानी कि आपका आईएस फिक्स हो गया। ठीक है। और तीसरी चीज है आपका, ये आपका आईएस जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। आईएस फंक्शन है टेम्परेचर का। अब टेम्परेचर मैन्युफैक्चरर डिसाइड नहीं करेगा, पर ये एक ऑब्वियस सी बात है कि जब आप डायोड को किसी लेबोरेटरी में इसको टेस्ट करोगे या किसी एनवायरनमेंट में इसको आप यूज करोगे तो वहां जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वेरी करेगा। ठीक है। हो सकता है वेरी करे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर वेरी करेगा। बट ऐसा नहीं है कि भैया 50 है, 50 की जगह फिर कभी 5 मिनट बाद 100 डिग्री सेल्सियस पे चला गया, इतना भी वेरी नहीं करेगा। ठीक है। तो आप इस तरह से सोचे अभी कि सपोज एसी चला हुआ है और टेम्परेचर मेंटेन्ड है आपका रूम का,
तो यानी कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, एरिया आप चेंज नहीं कर सकते, डोपिंग कंसंट्रेशन भी आप चेंज नहीं कर सकते, वो मैन्युफैक्चरर ने फिक्स कर दिया। यानी कि ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है ना, ये आपका फिक्स हो गया। ठीक है, इसे आप छेड़ नहीं सकते, ये आपको मैन्युफैक्चरर खुद से बताएगा। ठीक है, होता क्या है क्लियरली इसके बारे में पता लगेगा सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। ठीक है, बट ये एक आप ये समझ लीजिए किसी भी डायोड के लिए ये एक कांस्टेंट है जो मैन्युफैक्चरर आपको बताएगा। ठीक है, अच्छा, अब अ, चौथी बात, ये सर ये क्या है, ये जो बना रखा है आपने, इसको बोलते हैं ईटा। ठीक है सर, इसका नाम क्या है? अच्छा, ईटा तो बोलते हैं, इसका नाम है आइडियलिटी फैक्टर। आइडियलिटी फैक्टर। अच्छा, तो सर इसकी वैल्यू क्या होती है, ये भी कांस्टेंट है क्या? हाँ, ये भी एक कांस्टेंट होता है, इसकी भी वैल्यू आपको जो है गिवन होगी। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो आपकी सिलिकॉन के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सिलिकॉन के लिए जो वैल्यू है वो 1 से लेके 2 तक होती है। और आपकी जो अगर जर्मेनियम का डायोड है तो उस केस में 1 होती है। अब आप मुझे कहेंगे कि सर 1 से 2 होती है तो हमें कौन कौन सी वैल्यू लेनी है? भैया देखो, अगर क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है तो गिवन वैल्यू लेनी है, अदरवाइज कुछ भी गिवन नहीं है तो उस केस में आपको ईटा की वैल्यू आपको सिलिकॉन के लिए बाय डिफॉल्ट आपको 1 लेनी है। ठीक है, अभी मैं एक गेट का क्वेश्चन लूंगा, उस गेट के क्वेश्चन में ईटा की वैल्यू गिवन थी और वो थी 15/13। 15/13 का मतलब हो गया कि 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो हो सकता है गिवन हो सकता है नहीं गिवन हो, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, पर अगर नहीं गिवन है तो आपको 1 लेनी है। ओके, अच्छा सर, ये भी हो गया, एक और चीज बचती है, वो है आपका ये वीटी। ये जो वीटी है ना, इसके बारे में बात करते हैं आप। तो ये वीटी जो है, इसका नाम है वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसके बारे में भी सेमीकंडक्टर फिजिक्स में ज्यादातर बात करेंगे। अभी आपको बस इस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है के टी बाय क्यू। के क्या होता है आपका? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी क्या है आपका? टेम्परेचर इन केल्विन। एंड क्यू क्या है आपका? क्यू है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जब आप के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में अभी नहीं लिख रहा हूं, जब आप के की वैल्यू और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को पुट कर देंगे तो उसके बाद ये जो बन जाएगा, जब आप उस वैल्यू को पुट करने के बाद निकालेंगे तो आएगा आपका टी डिवाइडेड बाय 11,600। और अगर इसमें आप टी की जगह, टी क्या होता है? 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब रूम टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री से 27 डिग्री तक माना जाता है। ठीक है, अब अगर मैं 27 इसमें रखता हूं ना, 27 डिग्री तो 20, आई एम सॉरी, दिस इज 273। अगर मैं इसमें 27 डिग्री रखता हूं ना, तो 27 प्लस 273 हो जाएगा आपका 300 केल्विन। तो 300 डिवाइडेड बाय दिस आपका जो आएगा, ये आपका आएगा 25 मिली वोल्ट्स। ठीक है, तो Vt की वैल्यू क्या होती है? 25 मिली वोल्ट्स। अब Vt की जो है, अगेन मैं फिर से वही कहूंगा कि Vt की दो वैल्यूज 25 या फिर 26 मिली वोल्ट्स, वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर क्या लिया गया है। तो या तो 25 आएगा या 26 आएगा। ठीक है, अदरवाइज गिवन होगा 25 26 के आसपास ही गिवन होगा। अब अगर कुछ भी नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो आपको बाय डिफॉल्ट कौन से वाला लेना है? ये वाला 25 मिली वोल्ट्स आपको लेना है, 26 नहीं लेना है। 26 अगर लेना हुआ तो वो गिवन होगा कि 26 आपको वीटी की वैल्यू लेनी है।
ठीक है। अच्छा, तो ये सारी वैल्यूज हो गई ना भैया। तो अब इसमें आप अगर देखें ना, तो IS क्या है, कांस्टेंट है। ये ईटा क्या है, कांस्टेंट है। ये VT क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो बचा क्या, बचा आपका ID और बचा आपका VD। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने आपको बोला डायोड दो कंडीशन में वर्क कर सकता है सर्किट के हिसाब से। सर्किट में या तो वो फॉरवर्ड बायस होगा या वो रिवर्स बायस होगा। चाहे फॉरवर्ड बायस हो चाहे रिवर्स बायस हो, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड रहेगा, क्योंकि ये डायोड का ही तो इक्वेशन है ना। तो डायोड तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही। ठीक है। अब इस इक्वेशन को, ये तो जनरलाइज्ड इक्वेशन है। जनरलाइज से मतलब कि ये फॉरवर्ड बायस के लिए भी है, ये रिवर्स बायस के लिए भी है। अब मैं इसको स्पेसिफिक करने जा रहा हूं कि अगर फॉरवर्ड बायस हुआ तो क्या यही इक्वेशन लेने की जरूरत है। क्या हम इसमें कुछ एजम्पशन, क्या इसमें कुछ हम अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं अगर फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है तो। और अगर डायोड रिवर्स बायस में काम कर रहा है तो क्या जरूरी है ये इक्वेशन लेना, क्या हम कुछ और भी ले सकते हैं। तो देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा एनालिसिस होगा वो एनालिसिस होगा फॉरवर्ड बायस का। ठीक है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड बायस में एनालिसिस करने जा रहे हैं। ओके, सो ये हमने फिर से डायोड का सिंबल बना दिया। ये हमारी फिर से जो है मैंने डायोड की इक्वेशन को लिख दिया। ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो है हमारा जो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है वो क्या है कि डायोड को एनोड पे जो पोटेंशियल है वो कैथोड से ज्यादा दिखना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, अब मैं आपको बिल्कुल एक साधारण भाषा में समझाता हूं। डायोड फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब एनोड का पोटेंशियल कैथोड से ज्यादा होगा। तो अब कोई स्टूडेंट मेरे से पूछ सकता है क्या सर थोड़ा सा ज्यादा कर दूं। तो मैं पूछूंगा थोड़ा सा मतलब, तो वो बोलेगा सर मैं 0.01 वोल्ट कर दूं, कैथोड से 0.01 ज्यादा एनोड का रख देता हूं, तो क्या डायोड कंडक्ट करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी रियल डायोड, रियल से मतलब कि जो प्रैक्टिकल डायोड है, कोई भी प्रैक्टिकल डायोड। अब आप इसको ऐसे समझे कि डायोड जो है वो एक सरकारी बाबू है, सरकारी ऑफिसर। तो सरकारी बाबू काम कब करता है, जब आप उसको थोड़ा सा पैसा दे दो तब करता है। ठीक है। अब वो थोड़ा सा कितना है, सपोज ये सरकारी बाबू जो है, मैं डायोड की बात कर रहा हूं। डायोड एक ऐसा सरकारी बाबू है जिसको एक मिनिमम अमाउंट देना होगा। वो मिनिमम अमाउंट कहलाता है आपका वी गामा, जिसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज। तो कहने से मतलब कि एनोड का वोल्टेज कैथोड से कितना कम से कम ज्यादा होना चाहिए, कम से कम कट इन वोल्टेज से ज्यादा आपको रखना है। अगर आपने इतना कर दिया, ठीक है, कट इन वोल्टेज को समझ लीजिए कि ये आपका जो है ना, ये होता है, मैं आपको बता ही देता हूं, 700 मिली वोल्ट्स फॉर सिलिकॉन। ठीक है। तो 700 मिली वोल्ट्स, तो मैं रिश्वत की बात कर रहा हूँ या घूस की बात कर रहा हूँ, तो 700 रुपीज समझ लीजिए। तो एक ऐसा सरकारी बाबू है डायोड जो कहता है कि भैया हम 700 रुपये तो लेंगे लेंगे, उससे कम में हम काम नहीं करेंगे। ठीक है। बस 700 रुपये लेंगे, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। काम होने से मतलब कि करंट कंडक्ट होगी। ओके। तो ये कट इन वोल्टेज जो है ना, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। अगेन इसके बारे में बात भी हम कब करेंगे, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। वी गामा इक्वल्स टू वी टी, ये होता है वी टी एल एन एन ए एन डी बाई एन आई स्क्वायर। ओके। तो अब मैं इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा। ये आपका कट इन वोल्टेज का फॉर्मूला होता है। ठीक है। कैसे डिराइव होता है वो आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स का पार्ट है। अब ये वी टी वही चीज है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है। ये एल एन हो गया आपका नेचुरल लॉग। ये अब आपका जो डायोड होता है उसमें दो साइड होते हैं,
एक साइड आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक साइड आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो दोनों साइड पे जो आपकी डोपिंग कंसंट्रेशन है ना, वो ये डोपिंग कंसंट्रेशन है। ठीक है। और ये एन क्या है आपका, ये होता है एन आई मतलब इंट्रिंसिक। तो एन हो गया आपका इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचना है। अच्छा, तो अगर आप फॉर्मूले से ही देखें ना, तो ये फॉर्मूले से ही अगर आप देखें तो एन ए और एन डी ये क्या है, डोपिंग। तो यानी कि जो वी गामा है वो आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो आपका डोपिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब डोपिंग कौन डिसाइड करता है, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो इसे तो आप छेड़ नहीं सकते। और दूसरी चीज क्या है, वीटी। वीटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर। अच्छा, तो डोपिंग आप डिसाइड नहीं कर सकते, टेम्परेचर जो है हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे। ठीक है, तो अब डोपिंग मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड कर दिया, टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया, यानी कि वी गामा की वैल्यू फिक्स हो गई ना। ठीक है, तो वी गामा की जो वैल्यू है वो सिलिकॉन के लिए जो है, सिलिकॉन डायोड के लिए आपकी जो वी गामा की वैल्यू है वो 0.5 वोल्ट से 0.7 वोल्ट्स के आसपास इस रेंज में होती है। 0.5 वोल्ट्स का मतलब हो गया 500 मिली वोल्ट्स, 0.7 का मतलब हो गया 700 मिली वोल्ट्स। ठीक है, नॉर्मली हम 700 मिली वोल्ट्स लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब आप मेरे से कहेंगे कि सर वी गामा तो कोई और चीज है, हम तो यहाँ वीडी की बात कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, दोनों अलग चीज है। पर डायोड कहता है कि भैया फॉरवर्ड बायस का मतलब पहले आप समझ लीजिए कि एनोड का वोल्टेज कैथोड से कितना ज्यादा होना चाहिए, कट इन वोल्टेज जितना ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कट इन वोल्टेज कितना है सिलिकॉन के लिए, 0.7 वोल्ट्स। तो एनोड का वोल्टेज कैथोड से 0.7 वोल्ट्स ज्यादा होना चाहिए, डायोड ये कहता है बस। अगर आप इतना कर देते हैं तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस हुआ वैसे ही ये कंडक्ट करना चालू कर देगा। कंडक्ट मतलब करंट इसमें से पास करेगा। ठीक है, अब जब करंट पास करेगा, करंट कौन डिसाइड करेगा, करंट डिसाइड करेगा जो जिस भी सर्किट में ये डायोड लगा हुआ है वो सर्किट आपका करंट डिसाइड करेगा। और वोल्टेज जो है वो, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि फॉरवर्ड बायस में जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो आपका कट इन वोल्टेज के बराबर होगा, यानी कि 0.7 वोल्ट के बराबर होगा, यानी कि 700 मिली वोल्ट्स के बराबर होगा। तो डायोड क्या कहता है, भैया आप हमें कहीं भी लगा दो, तो जो हमारे थ्रू करंट है, एक बार हम फॉरवर्ड बायस हो गए तो जो हमारे थ्रू करंट है वो तो सर्किट डिसाइड करेगा, और जो हमारे अक्रॉस वोल्टेज है वो कट इन वोल्टेज के बराबर रहेगा। तो अब आपका सवाल होगा, क्या सर हमेशा 700 मिली वोल्ट्स रहेगा, क्या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं होगा। तो कहने से मतलब है एग्जैक्ट नहीं बोलते कभी भी, एग्जैक्ट एनालिसिस तो पॉसिबल ही नहीं होता किसी भी सब्जेक्ट में। तो ये जो बात चल रही है ना, ये आपकी अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कुछ भी सर्किट कंडीशन हो, जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है वो अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा, वो कट इन वोल्टेज के आसपास ही रहेगा। ठीक है, और उसके आसपास ही रहेगा यानी कि अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास रहेगा। कट इन वोल्टेज जो है वो एक कांस्टेंट है, तो यानी कि जो डायोड का वोल्टेज है वो आप उस कांस्टेंट को लेके चलिए। ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं वेरी कर रहा है ना। अब बहुत ज्यादा नहीं वेरी कर रहा है तो इसको ले लो। ठीक है, हो सकता है वीडी जो है 701 मिली वोल्ट हो और कट इन वोल्टेज है आपका 700, तो 700 ले लो चाहे 701 ले लो, कितना फर्क आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना। अच्छा, तो अब कहने से मतलब ये हो गया कि फॉरवर्ड बायस में हम
वीडी की वैल्यू क्या लिखेंगे 700 मिली वोल्ट्स, ईटा की वैल्यू क्या लिखेंगे 1, वीटी की वैल्यू क्या लेंगे हम 25 मिली वोल्ट्स। आईएस क्या रहेगा, आईएस एज इट इज रखा रहेगा, ठीक है। आईएस एक कांस्टेंट जरूर होता है पर वो हर डायोड के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं फॉरवर्ड बायस के लिए। अच्छा, तो आईएस एज इट इज रहेगा ई की पावर वीडी, वीडी कितना है 700, ईटा कितना है 1, वीटी कितना है 25, सो 25 इंटू 1 25 माइनस 1। अच्छा, तो आईएस ई टू दी पावर 700 बाई 25, 100 बाई 25 होता है 4, 4 इंटू 7 28 माइनस 1। तो क्या आप देख रहे हैं ये e टू दी पावर 28, ये एक बहुत बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। तो एक बहुत बड़े नंबर में से अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं या सब्ट्रैक्ट नहीं करता हूं तो क्या बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा दोनों वैल्यू में? अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा ना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आप इस तरह से समझिए कि 1 करोड़ में से 1 रुपया गिर गया तो बहुत फर्क आ गया क्या? नहीं आया ना। तो उस बेसिस में मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस -1 को हटा सकते हैं या नहीं। फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में जब हमने वैल्यूज को पुट किया तो हमारा ये जो पार्ट है, इस पार्ट के कंपैरिजन में क्या इस 1 की कोई औकात है? नहीं है। तो क्यों नहीं इसको हटा देते? क्यों इस इक्वेशन को आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? हटा दो उसको, ठीक है ना। तो ये आपने हटा दिया। तो ये फॉरवर्ड बायस में इस -1 को आप हटा सकते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन है फॉरवर्ड बायस के लिए, ये हम इक्वेशन -1 को हटा दो बस, ये हमारा इक्वेशन होगा फॉरवर्ड बायस के लिए। अच्छा सर, अब प्लीज रिवर्स बायस की बात करते हैं। अभी करेंगे रिवर्स बायस की भी बात, पर उससे पहले मैं इस इक्वेशन को, जो हमारा फॉरवर्ड बायस में जो हम इक्वेशन लेंगे, उस इक्वेशन को थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखता हूं। id इक्वल्स टू आई एस ई टू दी पावर वी डी बाय ईटा वी टी। -1 लेने की जरूरत नहीं है फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। अब इस is को डिवाइड में लेके जाओ, फिर दोनों साइड लॉगरिथम ले लो। अब मैं लॉगरिथम आपको नहीं समझाऊंगा, तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास vd की इक्वेशन आएगी, vd इक्वल्स टू ईटा vt id बाय आई नॉट, आई नॉट is सेम ही बात है, मैं आपको बता चुका हूं। तो ये हमारा id का फॉर्मूला हुआ और ये हमारा vd का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। किस केस के लिए? सिर्फ फॉरवर्ड बायस के लिए। जनरलाइज फॉर्मूला क्या था जिसमें -1 भी था? -1 हटा दोगे तो किस केस के लिए हो गया? फॉरवर्ड बायस के लिए हो गया। फॉरवर्ड बायस के लिए वीडी का क्या फॉर्मूला हो गया? ये जो नीचे लिखा हुआ है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि id इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ vd, एंड यहां से क्या आप देख रहे हो कि vd इज logarithmic फंक्शन ऑफ id। तो सर आप बोलोगे कि सर लिखने की क्या जरूरत है, ये तो दिख ही रहा है। हाँ ठीक है, दिख रहा है, बट इसके पीछे एक बहुत डीप बात छुपी हुई है। और डीप बात क्या है? वो ये है कि स्टूडेंट क्या सोचते हैं, स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर आपने बोला कि वीडी जो है लगभग 700 मिली वोल्ट्स के आसपास ही रहेगा, चेंज होगा डेफिनेटली, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है 700 से, बट 700 के आसपास रहेगा, ठीक है, सर्किट कंडीशन कुछ भी हो। अच्छा, तो यानी कि वीडी कांस्टेंट, ईटा कांस्टेंट, वीटी कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, आईएस कांस्टेंट, तो सर जो डायोड करंट है वो भी एक कांस्टेंट होना चाहिए। चाहे मैं कुछ भी
इस डायोड को किसी भी सर्किट में लगाऊं, आईडी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो एक बहुत सेंसलेस सी बात लगेगी कि किसी डायोड को आप किसी भी सर्किट में लगा रहे हो, करंट सेम आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि वीडी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट उस थोड़े बहुत ऊपर नीचे से ही बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा आईडी में। ठीक है, वीडी अगर थोड़ा सा भी वेरी हुआ तो आईडी बहुत ज्यादा वेरी करेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है आपका एक्सपोनेंशियली जो वेरिएशन है ना, एक्सपोनेंशियल, वो रीजन है कि वीडी आपका थोड़ा सा भी चेंज हुआ ना, थोड़ा सा भी चेंज हुआ, हम तो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट ले रहे हैं, बट एक्चुअली में तो चेंज होगा ना, मैं आपसे कह रहा हूं चेंज होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो एक्सपोनेंशियल, उस चेंज का जब आप एक्सपोनेंशियल लोगे, ई टू द पावर उस चेंज का लोगे आप, तो उसकी वजह से आईडी में बहुत फर्क आ जाएगा। तो ये चीज आप रियलाइज नहीं कर रहे हो, और ये चीज आप रियलाइज नहीं कर रहे हो, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि भैया डायोड करंट कांस्टेंट आ रहा है, और ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा तो कहीं भी ऑब्जर्व नहीं होता कि डायोड का करंट हर जगह सेम आए। ठीक है, अच्छा, अब आप मुझे बोलोगे कि सर यहां से आपने बोला सर आईडी तो चेंज होगा ना, आईडी तो वेरी करेगा। ठीक है, अब आईडी वेरी करेगा तो सर ये वीडी वेरी करेगा। हाँ ठीक है, पर आप ये देखिए लोगैरिथमिक फंक्शन। अब लोगैरिथमिक फंक्शन किस तरह का होता है मुझे नहीं पता आपको कितना आता है लोगैरिथमिक के बारे में, पर मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि आईडी अगर डबल भी हो गया, आप आईडी में ना, यहाँ पे आईडी में यहाँ log 10 की वैल्यू निकाल के देखें और log 20 की वैल्यू निकाल के देखें, और देख लीजिए कितना फर्क आएगा। ठीक है, तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि आईडी अगर डबल भी हो गया तो वीडी में कितना सा फर्क आया, और वो फर्क जो है वो बहुत छोटा सा फर्क होगा। आईडी में बहुत ज्यादा फर्क आएगा, फिर भी वीडी में छोटा सा ही चेंज आएगा। उसका रीजन क्या है? लोगैरिथमिक। ठीक है, ऊपर ज्यादा क्यों आ रहा था? क्योंकि वहां पे एक्सपोनेंशियल फर्क दिखाई दे रहा था आईडी में। वीडी में लोगैरिथमिक चेंज दिखाई देगा, इसलिए वो चेंज छोटा है। आईडी में एक्सपोनेंशियल चेंज दिखाई देगा, इसलिए वो बड़ा है। ठीक है, तो ये कुछ मैथमेटिकल बातें हो गई। ये एक बहुत स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है, जो थोड़ा सा भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो थोड़ा सोचते हैं। वो डाउट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, कि वो सोचते हैं सर इस एनालिसिस में आपने बोला सर वीडी कांस्टेंट हो गया 700 मिलीवोल्ट्स, ईटा 1 हो गया, वीटी आपका 25 मिलीवोल्ट्स, आईएस भी आपने सर बोला कांस्टेंट, तो सर सब कुछ कांस्टेंट हो गया तो डायोड करंट कांस्टेंट हो गया। तो क्या इसका मतलब कि हर जगह डायोड का करंट सेम ही रहेगा, चाहे कुछ भी सप्लाई वोल्टेज हो? नहीं, वीडी थोड़ा बहुत चेंज होगा। अगर सप्लाई चेंज हुआ तो वीडी में थोड़ा सा फर्क आएगा, उस थोड़े से फर्क में ही आईडी में बहुत सारा फर्क आपको दिखाई दे जाएगा, इक्वेशन आप लगाते हैं तो भी। ठीक है, हाँ, अच्छा, और फिर दूसरी बात कि आईडी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वीडी का, एंड वीडी लोगैरिथमिक फंक्शन है आईडी का। लोगैरिथमिक फंक्शन की वजह से वीडी में थोड़ा सा चेंज आता है, आईडी बहुत ज्यादा भी बदल जाए तो भी वीडी में थोड़ा सा फर्क आएगा। और वीडी अगर चेंज होता है तो उस छोटे से चेंज में भी आईडी में बहुत ज्यादा फर्क क्यों दिखाई देगा? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो मैंने आपको कारण बता दिया। अब आप ये मत सोचना कि भैया डायोड करंट कांस्टेंट होता है। ठीक है, लगता है कांस्टेंट है फॉर्मूले के हिसाब से, पर नहीं होता। कौन डिसाइड करता है? सर्किट डिसाइड करता है। जो भी करंट होगा और जो भी डायोड के अक्रॉस वोल्टेज होगा, वो वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, अच्छा, तो सर ये तो फॉरवर्ड बायस की बात हो गई, अब सर थोड़ा रिवर्स बायस के बारे में बता दो। अच्छा भाई, तो अब बात करते हैं रिवर्स बायस की। ओके, तो फिर से मैंने डायोड बना दिया और फिर से मैंने वो ही जनरलाइज्ड इक्वेशन लिख दिया। ओके, सबसे पहली बात, रिवर्स बायस मैंने आपको क्या बताया
रिवर्स बायस मैंने आपको बताया, अगर डायोड को दिखाई दिया कि एनोड की साइड पोटेंशियल कम है कैथोड की साइड से, तो क्या कंडीशन होगी? रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में मैंने क्या कहा था आपसे कि डायोड ऑफ होगा। ऑफ से मतलब कंडक्ट नहीं करेगा। वो एक आइडियल सिचुएशन है, ठीक है। अब आइडियल केस में अगर आप जीरो बोल रहे हैं ना, तो प्रैक्टिकल केस में रिवर्स बायस क्या कहेगा कि आपकी जो करंट की वैल्यू है वो नियरली जीरो होगी, ठीक है। जीरो नहीं होगी, नियरली जीरो होगी। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं प्रैक्टिकल केस की बात कर रहा हूं। अच्छा चलो, प्रैक्टिकल केस की मतलब इतनी तो बात हो गई कि आपका जो करंट है वो जीरो के आसपास होगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, सपोज मैं एक यहाँ पे सर्किट बनाता हूँ, ठीक है। सर्किट कुछ इस तरह से, ये एक रेजिस्टर हो गया, ये एक डायोड हो गया, और यहाँ आपने जो है कुछ वोल्टेज लगाया है माइनस प्लस, सपोज वोल्टेज है 10 वोल्ट। तो मैंने आपसे क्या कहा कि डायो अब अगर आप इस वोल्टेज के हिसाब से देखें जो आपने लगाया है, उस हिसाब से डायोड को क्या दिखाई देगा? इस साइड हायर पोटेंशियल एंड इस साइड डायोड को दिखाई देगा लोअर पोटेंशियल, यानी कि डायोड क्या हो गया? रिवर्स बायस, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जो आप यहां पे प्लस माइनस वीडी लिखें आप, ठीक है। करंट को मैंने क्या कहा? करंट लगभग जीरो के आसपास होगा। करंट जीरो के आसपास है यानी कि इस रजिस्टर में जीरो के आसपास ड्रॉप होगा, यानी कि ये सारा का सारा सप्लाई वोल्टेज इस डायोड के क्रॉस आ जाएगा। यानी कि कहने से मतलब जो वोल्टेज आएगा वो माइनस प्लस होगा 10 वोल्ट। 10 वोल्ट से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है, पर अप्रोक्सीमेटली 10 ही आएगा। तो कहने से मतलब कि Vd इक्वल्स टू -10, 10 नहीं होगा, -10 होगा। तो इस केस में मैं आपसे क्या बोलूंगा कि जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा जो आप रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो ना, विद नेगेटिव साइन, ठीक है। जैसे कि मैंने इस केस में आपको बताया कि क्या वोल्टेज अप्लाई किया? 10 वोल्ट, तो कितना आया? -10, ठीक है। एग्जाम्पल के हिसाब से मैं लिख देता हूं -10। अच्छा, तो मैं फिर से बोल देता हूं, रिवर्स बायस में करंट कितना होगा? लगभग जीरो, ठीक है। लगभग जीरो के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, ये जीरो लिखना नहीं है इसमें, ठीक है, ये जीरो नहीं लिखेंगे। लगभग जीरो के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया कि जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आएगा ना, वो किसके बराबर होगा? जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, जितना रिवर्स बायस आपने लगाया, वो सारा का सारा रिवर्स बायस डायोड के अक्रॉस आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं इसको सबसे पहले रब कर देता हूं। अच्छा, अब ये 10 वोल्ट तो ना बहुत ज्यादा हो जाता है, हम जो है ना सिर्फ 1 वोल्ट लेके चलेंगे, ठीक है। 1 वोल्ट का मतलब हो गया 1000 मिली वोल्ट्स, ठीक है। तो रिवर्स बायस के केस में आईएस क्या हो गया? आईएस वही है, मैन्युफैक्चरर आपको बताएगा, ठीक है। वीडी क्या हो गया आपका? वीडी मैंने आपको बता दिया, -1000 मिलीवोल्ट्स। अच्छा, ईटा क्या हो गया? सिलिकॉन डायोड ले रहे हैं हम, तो ईटा हो गया आपका 1। वीटी क्या हो गया? वीटी जो है अगेन वही सेम रहेगा 26। वीटी और ईटा जो है ना वो बायस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो चाहे फॉरवर्ड बायस हो चाहे रिवर्स बायस हो, ईटा और वीटी की वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। तो हम 26 नहीं 25 लेंगे, ओके। अच्छा, तो अब मैं इसको रिवर्स बायस के केस में हम वैल्यूज को पुट करके देखते हैं क्या हम ऑब्जर्व करते हैं। तो Vd आपका कितना हो गया? -1000। Vt कितना हो गया? 25 -1। अच्छा, Is
ई टू द पावर, ये 1000/25 कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका -40 -1। ई टू द पावर -40 का मतलब हो गया 1/e⁻⁻40। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब कि IS जो है, ये e⁻40 जो है ना, बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू। ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय बहुत बड़ी वैल्यू, मैं इसको फिलहाल के लिए इंफिनिटी लिख देता हूं। ठीक है। -1, 1/इंफिनिटी कितना होता है, लगभग 0 के आसपास। ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप कि ये जो पार्ट है, रिवर्स बायस के केस में ये जो पार्ट है, ये लगभग 0 के बराबर है। ये पार्ट किस वजह से आया है, फॉर्मूला के किस पार्ट की वजह से ये आ रहा है, इस वाले पार्ट की वजह से। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो पार्ट है रिवर्स बायस के केस में, वो लगभग 0 के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, तो रिवर्स बायस के केस में ये जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में ये जो पार्ट है फॉर्मूले का, वो लगभग 0 होगा। अब ये पार्ट लगभग 0 है तो इस पार्ट को हटा दो ना। अब ये जो पार्ट है, ये जब आप हटाओगे तो आपका ये जो है, ये पार्ट 0 है ना, तो उसको हटा दिया। तो -1 × IS क्या हो जाएगा आपका, -1 × IS हो जाएगा आपका -IS। ठीक है। अच्छा, ID = -IS। IS कौन बताएगा आपको, IS आपका मैन्युफैक्चरर बताएगा। अब आप बोलेंगे सर आप तो कह रहे थे कि लगभग 0 करंट होगा, ये तो IS के बराबर आ रहा है। तो भैया IS खुद 0 के आसपास होता है। ठीक है। तो ID भी तो 0 के आसपास हो जाएगा। अच्छा सर, ये माइनस साइन का क्या मतलब है, माइनस साइन का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में आपने करंट को शो किया हुआ है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा रिवर्स बायस में। ठीक है। तो कितना करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, जो IS है ना, जो मैन्युफैक्चरर आपको देगा, वो फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। तो ID = रिवर्स बायस के केस में, एंड ID इस केस में फॉरवर्ड बायस के केस में बस आप -1 हटा सकते हैं बस। ठीक है। ओके। अब आप मुझसे बोलेंगे सर आपने जो है रिवर्स बायस को -1 वोल्ट लिया, अगर आप -2 लेते तो भी बच्चे सेम ही बात होती। -2 तो 1000 से भी बड़ा हो गया। अगर 1000 आपको e⁻40 दे रहा है, तो 2000 आपको e⁻80 देगा, तो वहां भी आपका ये 0 के बराबर हो जाएगा। अगर 3000 लेते तो भी सेम केस होता। अगर 4 वोल्ट लेते तो 4000 मिली वोल्ट हो जाता, तो भी सेम बात होती। अब लाखों में एक स्टूडेंट आया, उसने कहा सर चलो ठीक है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट हर केस के लिए सेम बात होती, अगर मैं 0.1 मिली वोल्ट ले लूं तो क्या तब भी ये जो पार्ट है, क्या तब भी ये जो पार्ट है, मैं आपको दिखाता हूं फिर से, मैं फिर से लिख देता हूं एक बार। सर आप कह रहे हैं कि 1 वोल्ट या उससे ज्यादा अगर हम लेते हैं तो ये पार्ट लगभग 0 होता है। क्या सर हम 0.1 वोल्ट नहीं ले सकते, -0.1 वोल्ट? उस केस में भी क्या सर ये 0 आएगा? मैं कह रहा हूं लाखों में एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो ये सवाल खड़ा करेगा, और क्योंकि लाखों में एक ही स्टूडेंट ऐसा होगा जो ये सवाल पूछेगा, इस वजह से यही चीज जो है गेट वालों ने गेट 2020 के पेपर में डाल दी। ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है कि बुक्स में क्या लिखा है, पर उन्हें यह भी पता है बुक्स में क्या नहीं है। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुक्स में आपको ये नहीं मिलेगा, पर लाख में से एक स्टूडेंट नोटिस करेगा इस बात को। ठीक है ना, कि अगर चलो ठीक है -1 लिया तो ये 0 के आसपास हो गया, तो इसको हटा दिया।
पर -1 से कुछ छोटा ले लिया, -0.5 ले लिया, -0.03 ले लिया, उस केस में क्या होगा? क्या उस केस में भी ये नेग्लिजिबल होगा? तो देखेंगे अभी, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारी थोड़ी सी बात हो गई भैया। अच्छा, अब हमने जनरलाइज्ड इक्वेशन देख ली। जनरलाइज से मतलब कि जो फॉरवर्ड बायस में भी एप्लीकेबल है, जो इक्वेशन रिवर्स बायस में भी एप्लीकेबल है। फिर हमने उस इक्वेशन को फॉरवर्ड बायस के लिए अप्रोक्सीमेट उसका एक फॉर्म निकाला, तो ये जो है वो फॉरवर्ड बायस के लिए आया, और आई डी इक्वल्स टू -IS ये आपका रिवर्स बायस के लिए आया। अच्छा, तो अब हम जो है ना एक क्या बनाते हैं, एक, क्योंकि हम डायोड की स्टडी कर रहे हैं ना, ठीक है। अब डायोड की स्टडी जब हम कर रहे हैं तो अब हम ना एक ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो ये जो आपकी एक्सिस है ना, ये जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो ये जो एक्सिस होता है, इस एक्सिस पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पे क्या हुआ, VD, ठीक है। और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका वर्टिकल एक्सिस पे आता है जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हैं उस केस में। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ID। तो आप कोई स्टूडेंट ये कह सकता है सर वर्टिकल पे हम वोल्टेज को क्यों नहीं लेते? इस कैरेक्टर को बोलते हैं IV कैरेक्टर, ठीक है। ये जो ग्राफ होगा ना ये कहलाएगा IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, ठीक है। अच्छा, IV क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि I डिपेंडेंट है और V इंडिपेंडेंट है। अगर इसको उल्टा कर दूं तो VI कैरेक्टर बोलूंगा, ठीक है। अगर मैं वर्टिकल एक्सिस पे V ले लेता हूं, अगर वर्टिकल पे V लेता हूं और इस पे I लेता हूं तो VI कैरेक्टर बोलूंगा। पर क्योंकि I वर्टिकल पे ले रहा हूं और वोल्टेज हॉरिजॉन्टल पे ले रहा हूं, इसलिए IV कैरेक्टर बोलूंगा, ठीक है। तो अगर आप कुछ कुछ अच्छी बुक्स को फॉलो करते हैं ना, तो उस अच्छी बुक में किसी ना किसी बुक में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, दैट व्हाई डू वी ऑब्जर्व ओनली IV कैरेक्टरिस्टिक, व्हाई नॉट VI कैरेक्टरिस्टिक? उसका रीजन ये है कि भैया जो कॉज, जो कॉज कॉज यानी कि कारण, जो कारण होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है। तो इलेक्ट्रिकल के केस में वोल्टेज की वजह से करंट आती है, करंट की वजह से वोल्टेज नहीं आता। इसलिए वोल्टेज को इंडिपेंडेंट एक्सिस पे लो और करंट उसका क्या है, रिजल्ट है। वोल्टेज की वजह से करंट आया, अब करंट आया किसकी वजह से, वोल्टेज की वजह से, इसलिए करंट को डिपेंडेंट मानना होगा। इसलिए IV कैरेक्टर होता है, VI कैरेक्टर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब आप मेरे से बोलेंगे सर ठीक है कैरेक्टर बनाइए। तो हमने क्या देखा था, VD पॉजिटिव के लिए हमने क्या देखा था कि डायोड कह रहा था कि भैया हमें जो है V गामा हमारी जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे पहले हम काम नहीं करेंगे, उससे पहले काम नहीं करेंगे, यानी कि करंट कितना होगा, 0। करंट 0 का क्या मतलब हो गया, करंट 0 का मतलब कि आप वर्टिकली ऊपर नहीं जाएंगे। इस रेंज में अगर आप वोल्टेज को 0 से लेके V गामा यानी कि 0.7 तक रखते हैं। अच्छा, और उसके बाद डायोड ने क्या बोला कि अगर आप कट इन वोल्टेज को पार कर जाते हैं, ठीक है, अगर एनोड का पोटेंशियल कैथोड से 0.7 से ज्यादा है तो हम फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे
और एक बार हम फॉरवर्ड बायस हो गए तो हमारे अक्रॉस जो करंट होगा वो कितना होगा, 0.7 वोल्ट रहेगा या उसके आसपास रहेगा, बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा। अच्छा, तो सपोज मैं ये इतना सा रेंज ले लेता हूँ 0.7 और ये है आपका 0.7 के आसपास, बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा ना, इसलिए। तो अब इसी बीच में वोल्टेज रहेगा डायोड के अक्रॉस और इसी बीच में 0.7 से थोड़ा सा आगे जा सकता है वोल्टेज, मैं आपको बता चुका हूँ 0.7 के आसपास रहेगा। बट एक्चुअल बात करूं मैं अगर एग्जैक्ट टर्म्स में, तो 0.7 से थोड़ा ऊपर जा सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो 0.7 कट इन वोल्टेज हो गया। तो इसके बाद जो है वो डायोड कंडक्ट करना चालू कर देगा, करंट बढ़ता जाएगा डिपेंडिंग ऑन द सर्किट कंडीशन, करंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या आप देख रहे हैं कि करंट तो बढ़ रहा है, वोल्टेज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। रीजन मैं आपको बता चुका हूं, करंट एक्सपोनेंशियली राइज करेगा, वोल्टेज लोगैरिथमिक फंक्शन है करंट का, इसलिए बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा, ठीक है। तो वोल्टेज के थोड़े से वेरिएशन में ही करंट बहुत ज्यादा राइज करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब ये कौन सी साइड है, नेगेटिव वोल्टेज की साइड है ना। नेगेटिव वोल्टेज की साइड मतलब रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, ठीक है। अब रिवर्स बायस में आपने क्या देखा, हमने -1 वोल्ट डाल के देखा था ना। तो मैं -1 को एक क्या बोल देता हूं, मैं ये लिख देता हूं VR मिनिमम, ठीक है। इस VR मिनिमम -1 वोल्ट या उससे ज्यादा नेगेटिव अगर आप लेते हो तो डायोड के थ्रू जो करंट है वो -IS होगा, -IS यानी कि नेगेटिव, ठीक है। तो मैं इससे बना देता हूं, ठीक है। डायोड के थ्रू जो करंट होगा वो कितना रहेगा, -IS या I0, ठीक है। मैं यहाँ पे वैसे भी करके बना देता हूं, ये लेवल कितना है, -IS, ID इक्वल्स टू -IS। ये -1 वोल्ट से नेगेटिव की बात हो गई। तो अब 0 से लेके -1 वोल्ट के बीच में क्या होगा, ID -IS नहीं रहेगा, ऐसा ग्राफ कुछ रहेगा। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन लूंगा, उसमें आपको रीजन पता लग जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से ग्राफ रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा कर्व करके बनाना है, ओके। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर बना देता हूँ, ठीक है। इस तरह का ग्राफ रहेगा। अच्छा, अब वही फिर बात, एक आधा स्टूडेंट ये सवाल भी कर सकता है, क्या सर नेगेटिव वोल्टेज कितना भी अप्लाई कर ले, क्या 10,000 वोल्ट लगा दूं मैं नेगेटिव? नहीं भैया, कोई भी चीज एक लिमिट तक नेगेटिविटी झेल सकती है ना, ठीक है, एक लिमिट तक। वो लिमिट कौन डिसाइड करेगा, वो लिमिट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डिसाइड हो जाएगा ना, ठीक है। वो लिमिट जो है वो आपका होता है, उस लिमिट को बोलते हैं पीक इनवर्स, इनवर्स मींस नेगेटिव, पीक इनवर्स वोल्टेज जो डायोड झेल सकता है। कितना नेगेटिव वोल्टेज डायोड झेल सकता है, वो नेगेटिव वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाएगा। उससे ज्यादा नेगेटिव नहीं देना, उससे ज्यादा अगर नेगेटिव दोगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, अगर हम बच्चों की भाषा में बोले तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि डायोड की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। और इस मृत्यु का नाम है यहाँ पे एवलेंच ब्रेकडाउन। तो ID इक्वल्स टू -IS, एक रेंज में ही ये है, -1 वोल्ट से लेके पीक इनवर्स वोल्टेज। ये पीक इनवर्स वोल्टेज भी आपको मैन्युफैक्चरर ही बताएगा। तो -1 वोल्ट से लेके PIV तक ID इक्वल्स टू IS रहेगा, -IS। पीक इनवर्स वोल्टेज से ज्यादा नेगेटिव जाओगे तो डायोड खत्म, और 0 से -1 वोल्ट के आसपास रहोगे तो थोड़ा सा कर्व शेप का रहेगा, बट ID इक्वल्स टू -IS नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूं कि इतनी रेंज में
आपको कौन सी इक्वेशन फॉलो करनी है? जनरलाइज्ड इक्वेशन ही फॉलो करेंगे, क्योंकि भैया कुछ अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते ना उस रेंज में, इस वजह से। ठीक है, ठीक है। तो इस रेंज में, सिर्फ इस रेंज की बात कर रहा हूं मैं, इस रेंज में क्या इक्वेशन रहेगा? कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, यानी कि एग्जैक्ट जो इक्वेशन है वही लेना होगा। ठीक है। और ये जो आपका ये जो रेंज है, अगर आप देखो इस लेवल से राइट साइड में, ये जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल, ये इस ग्राफ की क्या इक्वेशन है? आई डी इक्वल्स टू आई एस ई टू द पावर वी डी बाय ईटा वी टी। -1 हट जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना फॉरवर्ड बायस में, बस वही बात है। ये जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना, ये ही फॉरवर्ड बायस रीजन है। ठीक है। और ये जो नेगेटिव वाला है, ये रिवर्स बायस रीजन है। ठीक है ना। ध्यान रखना, फॉरवर्ड बायस में जिस डायरेक्शन में डायोड का सिंबल है उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। रिवर्स बायस में सिंबल के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। बहुत थोड़ी सी करंट होती है वो, बट फ्लो करती है। ठीक है। तो ये हमारा जो है आईवी कैरेक्टर हो गया। कारण मैंने आपको बता दिया, आईवी कैरेक्टर क्यों होता है, वी आई कैरेक्टर क्यों नहीं होता। ठीक है। तो ये हमारे जो है सब कुछ हो गया। तो डायोड करंट इक्वेशन हमने जो है बहुत आसान टर्म्स में हमने सीख लिया। थोड़ी सी बात मैं आपको अभी थोड़ी सी देर में बताऊंगा, वो किसके बारे में है? वो है एक आईएस के बारे में। ठीक है। और दूसरी बात है वीटी के बारे में। ठीक है, कि ये टेम्परेचर की वजह से कितना बदलते हैं। मैंने आपको बोला ना कि जो आपका आईएस है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, वो टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो वो भी चेंज होगा। तो कितना चेंज होगा वो पता होना चाहिए ना। ऐसे ही वीटी के बारे में, कि वो भी टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है, तो कितना चेंज होता है पता होना चाहिए ना। ठीक है। तो कितना चेंज होगा वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा।